डियर स्टूडेंट्स, मैं LR बर्छिया अपने फिजिक्स वाले चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो क्लास 12th की फिजिक्स में है के बारे में समझने वाले हैं कि होता क्या है, इसके कौन कौन से रूल्स हैं, लॉज हैं, ये सब बातें हम यहाँ पर समझेंगे। जब ओरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपने बायो-सेवर्ट्स लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, इनसे किसी करंट के कारण किसी पॉइंट पर कितना बनता है मैग्नेटिक फील्ड, ये सब आप कैलकुलेट किए हुए हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि एक इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो फैराडे इसका उल्टा सोचते हैं। फैराडे क्या सोचते हैं कि फिर मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट भी बनना चाहिए, और इसी डायरेक्शन में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, और बहुत लंबे एक्सपेरिमेंट्स के बाद, बहुत लंबे समय के बाद लास्ट में उनको सक्सेस मिला। कहते हैं कि लगभग 12 ईयर्स उन्होंने इस डायरेक्शन में काम करके लगा दिया। 12 ईयर्स तक वो लगातार कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट करते रहे, तब जाकर के उनको सक्सेस मिला, और इसलिए आज उनको हम फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, क्योंकि दुनिया भर में जितने पावर प्लांट चल रहे हैं सब फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंगली वो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर रहे हैं और आपको हमको सबको सप्लाई कर रहे हैं। तो क्या था फैराडेज एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लें। तो फैराडे ने एक कॉइल जिसके साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और एक मैग्नेट, बस ये उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इतना ही बस। ये दोनों लेकर के क्या किया, जब मैग्नेट को कॉइल की तरफ लाया, मान लीजिए कि नॉर्थ पोल को मैग्नेट की तरफ ला रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर किसी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब है कि सर्किट में करंट फ्लो हो गई, क्योंकि करंट से ही गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ तो हमने कोई करंट सोर्स, सेल, बैटरी वगैरह कुछ लगा के रखा नहीं है, तो सेल या बैटरी हमने कनेक्ट किया नहीं है, उसके बावजूद भी करंट फ्लो हो गई सर्किट में। तो किसके कारण? इस मैग्नेट के कारण। इसका मतलब कि एक मैग्नेटिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फैराडे सक्सेस हो गए मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस करने के लिए। अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कई डिफरेंट वे में परफॉर्म किया। वही कॉइल, वही गैल्वेनोमीटर और वही मैग्नेट, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, नॉर्थ पोल को मैग्नेट से दूर ले गया, कॉइल से दूर ले गया। तो नाउ नॉर्थ पोल इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल। तो उन्होंने पाया कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है इट इज़ नाउ इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में मिला, यानी करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। कॉइल में जो करंट पहले एक डायरेक्शन में फ्लो होता था, मान लीजिए क्लॉकवाइज, अब वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होना स्टार्ट हो गया, तभी तो डिफ्लेक्शन अपोजिट आया। फिर उन्होंने क्या किया, नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल को कॉइल की तरफ रखा, मैग्नेट के साउथ पोल को, और इसको कॉइल की तरफ लाया। तो नॉर्थ पोल को लाते हैं तो जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिलता है, साउथ पोल को लाने में अपोजिट डायरेक्शन में निकला, यानी फिर से करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, ये कॉइल, ये गैल्वेनोमीटर, ये मैग्नेट, और मैग्नेट को कॉइल की तरफ स्लोली लाया, धीरे धीरे लाया। तो यहाँ जो डिफ्लेक्शन मिला वो बहुत कम मिला। इसका मतलब कि करंट का प्रोडक्शन बहुत कम हुआ। लेकिन जब कॉइल की तरफ वही मैग्नेट उन्होंने स्पीडली लाया,
ये वही मैग्नेट, लेकिन अब इसको कॉइल की तरफ स्पीडली ला रहे हैं। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन पहले से ज़्यादा मिला, यानी कि करंट अब ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ। फिर उन्होंने मैग्नेट को रेस्ट में रखा, कॉइल को आगे पीछे किया, सेम रिजल्ट निकले, सेम रिजल्ट आया, यानी वहाँ पर फिर से डिफ्लेक्शन मिला। लेकिन जब दोनों को रेस्ट में रखा या दोनों को सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से चलाया तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन रिलेटिव पोजीशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल, देयर इज एन ईएमएफ प्रोड्यूसेस इन द कॉइल, एन ईएमएफ प्रोड्यूसेस इन द कॉइल। इसी फिनोमिना को, इसी घटना को फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ ड्यू टू ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो प्रोड्यूस हुआ है, उसको उन्होंने कहा इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो करंट फ्लो हो रही है उसको उन्होंने कहा इंड्यूस करंट, और जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है उसको कहा उन्होंने इंड्यूस चार्ज, यानी सब जगह उन्होंने इंड्यूस लगाया। ये सब इंड्यूस्ड हुए हैं, ठीक है। तो ये इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ से एक्सपेरिमेंट से जो जो रिजल्ट उनके पास आए वो सारे रिजल्ट आपने देख लिए। तो ऐसा क्यों होता है, इन सबको उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए, इस पूरी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने हमें दो लॉ दिए। इन्हीं को हम कहते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन दो लॉज के हेल्प से आप ये सारी फिनोमिना जो आपके सामने घटी है एक्सप्लेन कर सकते हैं, कि ऐसा क्यों हुआ बतला सकते हैं। तो कौन कौन से लॉज हैं? तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में इसको हम EMI से दिखलाते हैं। तो इनका फर्स्ट लॉ था, whenever the magnetic flux linked to a coil or circuit changes an EMF induces in the coil which lasts as long as the magnetic flux changes। कि जब भी किसी कॉइल, जब भी किसी सर्किट से लिंक होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आते हैं तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और ये तब तक बना रहता है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहे होते हैं। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना बंद होता है, ईएमएफ भी ख़त्म हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो कंटिन्यू ईएमएफ पाना है तो क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यू फ्लक्स में चेंज करना पड़ेगा। तो हम जब कॉइल की तरफ मैग्नेट को ला रहे हैं तो कॉइल से लिंक होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहे हैं, चेंज आया, इसके कारण ईएमएफ आया। और हम जब मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जा रहे हैं तो हाँ, कॉइल से लिंक होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है, फिर से एक चेंज आ रहा है, इसलिए ईएमएफ आया। याद रखना कि ईएमएफ हमेशा इंड्यूस होगा कॉइल में, लेकिन यदि कॉइल एक क्लोज सर्किट का पार्ट है तो करंट भी फ्लो होगा, क्लोज सर्किट का पार्ट नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन ईएमएफ
इट ऑलवेज इंड्यूसेस व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। मतलब ये कि ये मैग्नेटिक ये कॉइल है, यहाँ से ब्रेक है और हम इसकी तरफ एक मैग्नेट को लेके आ रहे हैं या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं या पास आ रहे हैं, तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन करंट नो, क्योंकि यहाँ पर सर्किट क्लोज नहीं हुआ। यदि सर्किट क्लोज नहीं है तो ईएमएफ तो इंड्यूस होगा लेकिन करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन यदि हम एक कॉइल इस तरह से बनाएं और इस कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ करके और फिर इसके आगे सामने एक मैग्नेट रख करके आगे पीछे करें तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट ये भी इंड्यूस होगा। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा बिकॉज नाउ योर कॉइल इज ए पार्ट ऑफ ए क्लोज सर्किट। तो याद रखना कि करंट तभी फ्लो होगा जबकि आपका कॉइल जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है एक क्लोज सर्किट का पार्ट है, तब तो करंट फ्लो होगा, नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। हाँ, ईएमएफ ऑलवेज प्रोड्यूसेस। तो बात समझ में आई कि मैग्नेट को आगे पीछे करने पर क्यों गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया? क्योंकि कॉइल से लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, इसलिए वहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ था और इस ईएमएफ के कारण उस क्लोज सर्किट में करंट फ्लो हुआ था। तो ये था फर्स्ट लॉ गिवन बाय फैराडे फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर उन्होंने अपने सेकेंड लॉ में बतलाते हैं, सेकेंड लॉ क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका मतलब है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ये प्रोपोर्शनल होगा d∅b/dt। देखो, दो तरह के फ्लक्स अब तक आपने पढ़ लिए हैं, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। दोनों का सिंबल फाई है। इनको अलग अलग करने के लिए वहाँ पर फाई के साथ में ई लगा देते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल, यहाँ हम बी लगा देते हैं फॉर मैग्नेटिक। तो d∅/dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, सीधे इसके प्रोपोर्शनल होगा ई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का रेट जितना ज़्यादा, ईएमएफ उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, रेट जितना कम होगा ईएमएफ उतनी कम प्रोड्यूस होगी। यही कारण है कि हम जब मैग्नेट को स्लोली लाते हैं तो डिफ्लेक्शन कम मिलता है गैल्वेनोमीटर में, और उसी मैग्नेट को जब हम स्पीडली ले जाते हैं तो ज़्यादा मिलता है। क्योंकि स्लोली ला रहे हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत कम होगा, और स्पीडली ला रहे हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा मिलेगा, और इसलिए ईएमएफ कम और ईएमएफ ज़्यादा मिलता है। और जब ये ईएमएफ कम और ज़्यादा होंगे तो करंट भी उसी के अकॉर्डिंगली मिलेगा। तो ये हमको बतला देता है कि ऐसा क्यों हुआ था। एंड देयरफॉर द ईएमएफ ई इज इक्वल टू ए कांस्टेंट इनटू d∅/dt, और वो कांस्टेंट यहाँ पर ध्यान देना -1 है, -1। ये नेगेटिव साइन क्या बतलाता है? नेगेटिव साइन ये बतलाता है कि ईएमएफ इस प्रकार से इंड्यूस होता है कि वो हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा, मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो घटने भी नहीं देगा। वो उसकी कोशिश होगी वो ना घटे, उसकी कोशिश होगी कि ना बढ़े, यानी वो हमेशा अपोज करता है। तो इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हमेशा अपोज करता है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम आगे समझेंगे, लेंज लॉ में समझेंगे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे है। ठीक है, अभी तो बस इतना समझ लो कि इंड्यूस ईएमएफ जो है
वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है। तो ये था फैराडे के द्वारा दिया हुआ 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज, जिनसे आप किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हो, और कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे मैंने कहा कि आपका कॉइल एक क्लोज सर्किट का पार्ट है, तो वहाँ पर करंट भी फ्लो होगा, जिसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट कितना मिलेगा? तो इंड्यूस्ड करंट I बराबर होगा E/R। क्या लगा रहे हैं? ओम्स लॉ। द EMF अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। R यहाँ पर पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हमने कहा E = d∅v/dt। तो ध्यान देना, हमने अभी E के लिए फॉर्मूला निकाला था -d∅v/dt, लेकिन यहाँ पर मैंने माइनस साइन को नेगलेक्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं केवल करंट का मैग्नीट्यूड चाहता हूँ, डायरेक्शन नहीं। जब डायरेक्शन लेना होगा तब हम उसका यूज करेंगे। मैग्नीट्यूड कितना EMF का? तो d∅v/dt, माइनस साइन को छोड़ दिया। करंट का मैग्नीट्यूड कितना? तो इतना। अब चार्ज कितना प्रोड्यूस होगा ये भी देखें। तो इंड्यूस चार्ज हम कहते हैं I = dq/dt। करंट का ये डेफिनेशन है, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसको पढ़ा है। तो चार्ज dq बराबर हुआ I × dt। अब I मिला 1/R d∅v/dt इंटू dt, तो dt हो गया कैंसिल, तो इट इज d∅v/r, d∅v/r। अब इन तीनों फार्मूले को कंपेयर करो, ज़रा गौर करो। तो ये किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और उस चेंज को होने में लगने वाला टाइम। 2 बातों पर डिपेंड किया, फ्लक्स चेंज एंड टाइम। करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? चेंज इन फ्लक्स एंड टाइम, कितने टाइम में वो चेंज हुआ है। यानी यह दोनों जगह टाइम भी आ रहा है, लेकिन चार्ज इसमें टाइम नहीं है, ये केवल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हुआ, कितने टाइम में चेंज हुआ, उस टाइम का यहाँ पर कोई रोल नहीं। तो आप मैग्नेट को कॉइल की तरफ स्लोली लाइए या मैग्नेट को कॉइल की तरफ स्पीडली लाइए, दोनों केसेस में जो चार्ज इंड्यूस होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में इक्वल चेंज आया, लेकिन ईएमएफ डिफरेंट होगा, करंट दोनों केसेस में डिफरेंट होगा। बात समझ में आई? तो ये था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और उसके सारे रूल्स, ठीक है। अब हम ये इंड्यूस ईएमएफ हम कितने तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो भाई जितने तरीके से हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं उतने तरीके से ईएमएफ भी हम इंड्यूस कर सकते हैं। तो मेथड्स टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करने की कितने मेथड्स हैं। तो देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू ए कॉइल, φB बराबर होता है n B.A। यहाँ से आप मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हो। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कि कॉइल में कितने टर्न्स हैं, दैट इज n। B तो समझ रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, A क्या है? एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल। और हमने उसको वेक्टर माना है, तो ये वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है? इसके पहले हमने कई बार इसका यूज़ कर चुके हैं, गॉसेस थ्योरम में यूज़ कर चुके हैं, जगह जगह यूज किए हुए हैं। तो ये हमेशा प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है। तो जैसे कि ये मेरा कॉइल है, ये इसका नॉर्मल,
और ये मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर जो है नॉर्मल की तरफ होता है, और नॉर्मल और बी के बीच मान लीजिए कि एंगल थीटा है, मान लीजिए कि एंगल आपका थीटा के बराबर है। तो n इंटू बी डॉट ए को हम देंगे फाइव बी इजिकल टू एन बी ए कॉस थीटा। बी डॉट ए बराबर, इसको ऐसा ले सकते हो, बी डॉट ए बराबर बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या हुआ, बी और ए के बीच का एंगल या बी और नॉर्मल के बीच का एंगल है। कभी भी किसी फॉर्मूले में यदि एंगल आ जाए तो उस एंगल को भली भांति समझ लेना, अच्छे से डिफाइन कर लेना, और फिर देखना कि क्या क्वेश्चन में मुझको यही एंगल दिया हुआ है, हाँ तो ठीक है, और यदि वो एंगल नहीं दिया है तो फिर मैं एंगल कैसे कैलकुलेट कर पाऊँगा वो आपको देखना है, और वो कैलकुलेट करके फिर वो एंगल अपने फार्मूले में रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि कॉइल है, ये इसका प्लेन हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, और इनके बीच के एंगल मान लो 30 डिग्री आपको दिया है। तो थीटा की जगह कितना रखेंगे आप? तो भाई मेरे लिए तो थीटा ये एंगल नहीं है, थीटा क्या है, नॉर्मल और बी के बीच का एंगल है। तो नॉर्मल खींचो, बी के बीच का एंगल निकालो, तो दोनों बीच का एंगल तो 60 होता है, प्लेन और नॉर्मल के बीच, उसमें से एंगल 30 हो गया, फिर एंगल कितना होगा, 60। तो थीटा की जगह क्या रखेंगे आप, 30 नहीं 60 रखेंगे। तो ये कब आप रख पाएंगे, जब आपने उस एंगल को भली भांति समझ रखा है, अच्छी तरह से उसको डिफाइन कर रखा है, तभी आप अपने एंगल का करेक्ट वैल्यू रख पाएंगे। अंडरस्टैंड, बात समझ में आई? यस। तो ये आपका फैराडेज ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, जो कि आपके कॉइल से लिंक है। अब मुझे फ्लक्स में चेंज लाना है, मुझे फ्लक्स में चेंज लाना है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, बी को चेंज कर सकता हूँ, ए को चेंज कर सकता हूँ, या थीटा को चेंज कर सकता हूँ। इनमें से किसी भी एक को चेंज करके मैं फ्लक्स में चेंज लाऊंगा, और जब फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अंडरस्टैंड, बात समझ में आ गई? तो मेथड्स टू प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ में पहला मेथड है बाय चेंजिंग बी। अब बी में चेंज लाएं, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। कॉइल के सामने मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हैं तो क्या चेंज कर रहे हैं, बी तो चेंज कर रहे हैं। जब मैग्नेट कॉइल के नज़दीक होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा कॉइल के ऊपर, जब मैग्नेट दूर जाएगा तो बी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आगे पीछे करने पर बी चेंज होता है, और इसलिए फ्लक्स चेंज हो रहा है, और इसलिए ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो दूसरा मेथड है बाय चेंजिंग ए। अब आप कहेंगे कॉइल के एरिया हम कैसे चेंज कर सकते हैं भाई? तो ठीक है, कॉइल का नहीं तो और बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जहाँ पर एरिया चेंज होता है। हम एक दो एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है। तो एरिया में चेंज ला करके भी हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स में चेंज ला सकते हैं। जब फ्लक्स में चेंज आ जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। एंड थर्ड है बाय चेंजिंग थीटा। बाय चेंजिंग थीटा यानी नॉर्मल और बी के बीच का एंगल चेंज करो। क्या करना पड़ेगा, इस कॉइल को घुमा दो, कॉइल को रोटेट करो। जैसे ही कॉइल रोटेट होगा नॉर्मल भी साथ साथ रोटेट होगा, और बी तो कांस्टेंट है, नॉर्मल घूम रहा है तो उसके साथ बी के साथ उसका बनने वाला एंगल कंटिन्यू चेंज होगा, एंड यू हैव कंटिन्यूअस इंड्यूस ईएमएफ इन योर कॉइल। ये सबसे आसान है, सबसे इजी है, और जितने पावर प्लांट्स हैं सब जगह यही हो रहा है। क्या, थीटा को चेंज किया जा रहा है, आइदर बाय रोटेटिंग द कॉइल और बाय रोटेटिंग द मैग्नेट। यानी कॉइल और मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से बनेगा, मैग्नेट से बनेगा। तो एक मैग्नेट के दो पोल लेते हैं, नॉर्थ और साउथ, इनके बीच में कॉइल रखते हैं। अब या तो कॉइल को रोटेट कर लो वहीं पर दोनों पोल के बीच में, या फिर कॉइल को रेस्ट में रख करके उस पोल को रोटेट कर लो कॉइल के चारों तरफ।
दोनों ही प्रकार से आपको क्या कर रहे हैं, थीटा में चेंज ला रहे हैं। या तो नॉर्मल को घुमा लो या बी को घुमा लो, थीटा चेंज होगा और थीटा चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जो पावर प्लांट है उसमें जो रेस्ट में रहता है उसको कहते हैं स्टेटर, और जो घूमता है उसको हम कहते हैं रोटेटर। तो या तो हम मैग्नेट को स्टेटर बना लें तो कॉइल हमारा रोटेटर हो जाएगा, जिसको कि आर्मेचर कहा जाता है, या आर्मेचर को यदि हम रेस्ट में रखें यानी स्टेटर बना लें तो मैग्नेट को बनाएंगे रोटेटर, बस। और आपका ईएमएफ कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा। सब जगह यही चल रहा है, पूरे पावर प्लांट्स में यही होता है। तो जो चीज़ घुमा रहे हैं, जिसको घुमाना है, उसको घुमाने के लिए हमको पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी हम कई तरह से यूज करते हैं। कहीं पर डैम बना करके वाटर रोक लिया, अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी को यूज किया रोटेटर को घुमाने के लिए। तो इस तरह से जो पावर प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल पावर, उसको हम कहते हैं हाइड्रो पावर। ये जो विंड है, बहती हुई एयर है, हवा है, इससे भी आप घुमा सकते हो अपने रोटेटर को, विंड पावर से। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी आप यूज़ कर सकते हो, थर्मल एनर्जी यूज़ करते हैं। ज़्यादातर पावर प्लांट तो थर्मल पावर प्लांट हैं। तो थर्मल पावर प्लांट में हम थर्मल एनर्जी को घुमाने के लिए यूज करते हैं, किसको, रोटेटर को। रोटेटर कौन हो सकता है, या तो आर्मेचर या फिर मैग्नेट। उनको घुमाने के लिए, उनको रोटेट करने के लिए हम थर्मल पावर यूज करते हैं, थर्मल एनर्जी यूज करते हैं। कोयला जला करके पानी गर्म किया और पानी गर्म करके पानी को उबाला तो उसमें से जो स्टीम बना, उस स्टीम की एनर्जी का यूज करते हैं रोटेटर को घुमाने में। तो बच्चों, ये था फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं समझता हूँ सारी बातें, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर यदि कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे मिलिए, मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको रिप्लाई करूँगा। अब यदि इस चैनल के टीचिंग, इस चैनल के कंटेंट्स आपको पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल सके। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।